नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं विजनरी और मैं आपके साथ स्वाति पांडे। किसी भी मनुष्य के जीवन की पहली प्राथमिकता होती है रोटी, कपड़ा और मकान। इसके बाद अगर एक मनुष्य किसी चीज़ को महत्वता देता है तो वो होता है शिक्षा। शिक्षा एकमात्र ऐसा चीज़ है जिसके मदद से एक मनुष्य एक अच्छा व्यक्ति और एक अच्छा इंसान बनकर उभरता है। एक मनुष्य शिक्षा की मदद से ज़िंदगी जीने का, रहने का और सोचने का सही सलीका सीखता है। और एक शिक्षक और एक गुरु ही वो होते हैं जो आपको शिक्षा ग्रहण करने में आपकी मदद करते हैं। अब वो गुरु या वो शिक्षक आप किसे मानते हैं, वो एक व्यक्ति का निजी मामला होता है। कोरोना काल में सिर्फ आर्थिक और शारीरिक रूप से ही हम प्रभावित नहीं हुए हैं, बल्कि हमारा एजुकेशन सिस्टम भी बहुत प्रभावित हुआ है। एजुकेशन सिस्टम पे भी कोरोना ने खासा प्रभाव डाला है। तो आज इस वीडियो में हम आगे इसी पे चर्चा करने वाले हैं। हम इस पे ही बात करेंगे कि कोरोना काल में स्कूल और कॉलेजेस के बच्चों के साथ साथ टीचर्स के टीचिंग टेक्निक में कितना बदलाव हुआ है, टीचर्स के टीचिंग टेक्निक में कितना असर पड़ा है, इस पे हम आज बात करेंगे। और इन सब चीज़ों का सटीक और सही जवाब एक शिक्षक के अलावा और कोई नहीं दे पाएगा। तो आज हमारे वीडियो में भी जो हमारे साथ मेहमान जुड़ने वाले हैं उनका परिचय हम आपको थोड़ी देर बाद दें। उसके पहले मैं गुरु, शिक्षक के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ कि गुरु वो होता है जो अंधकार से खींचकर मन में भरे प्रकाश, जो मैली चूनर धुले सोहत तन के पास। गुरु के कृपा हो शिष्य पर, पूरन हो सब काम। गुरु की सेवा करत ही मिले ब्रह्म का धाम। गुरु अनंत तक जानिए, गुरु की ओर न छोर। गुरु प्रकाश का पुंज है, निशाबाद का भोर। तो गुरु के तारीफ में हम जितने भी शब्द कहें कम ही पड़ जाते हैं। खैर, अब हम आपको हमारे मेहमान का परिचय करा देते हैं जो आगे हमारे वीडियो में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तो जो मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं उनका नाम श्री सिद्धार्थ चैटर्जी हैं, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर है THK जैन कॉलेज कोलकाता से। तो चलिए उनसे बात करते हैं और उनसे हमारे जितने भी सवाल हैं उसके जवाब मांग लेते हैं। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल में हमारे लिए टाइम निकाला और हमें अपना टाइम दे रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं आपका और टाइम ना लूं तो उससे पहले अपना काम हम शुरू कर देते हैं। सर, सबसे पहले तो मेरा ये सवाल रहेगा आपसे कि इस कोरोना काल में ऑनलाइन एजुकेशन का हमारे एजुकेशन सिस्टम पे और हमारे बच्चों पे कैसा प्रभाव पड़ा है? सबसे पहले तो मैं तुम्हारा आभार प्रकट करना चाहूंगा स्वाति कि तुमने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस टॉपिक के ऊपर तुम्हारे साथ वार्तालाप कर सकूं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू पुट फॉरवर्ड माय इंसाइट अपॉन दिस सेंसिटिव इशू एंड व्हिच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू बी डिस्कस्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो सबसे पहले मैं एक रिपोर्ट के बारे में बताना चाहूंगा जो कि यूनिसेफ के बारे में तुमने सुना होगा, यूनाइटेड नेशंस जो चाइल्ड फेडरेशन है उसका। तो उसका एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ था नवंबर 2020 को। उस रिपोर्ट में वहां का कुछ एक लाइन, एक पैराग्राफ मैं यहाँ पर कोट करना चाहूंगा। तो वहां पर बोला जा रहा है, चिल्ड्रेन आर नॉट द फेस ऑफ दिस पैंडेमिक बट दे रिस्क बीइंग अमॉन्ग इट्स बिगेस्ट विक्टिम्स। As children's lives are nonetheless being changed in profound ways, all children of all ages and in all countries are being affected, in particular by the socio-economic impacts and, in some cases, by mitigation measures that may inadvertently do more harm than good. तो ये कोटेशन से ही हमको समझ में आता है कि यूनिसेफ भी इस चीज को बहुत ही सीरियस नजरिए से देख रहा है। देखो, हमारा जो देश का जो एजुकेशन सिस्टम है ओवरऑल, ये तो सोशल सिस्टम का बाहर का कोई चीज नहीं है। जो कुछ भी हमारी सोसाइटी में होता है सब कुछ सोशल सिस्टम के दायरे में ही होता है। तो जहां पे पूरा सोशल सिस्टम में ही एक डिसबैलेंस आया है, वहां पर एजुकेशन सिस्टम में भी एक डिसबैलेंस आएगा, ये तो नेचुरल है। ठीक है। और हमारे देश के बारे में अगर हम बात करें तो हमको एक चीज यहाँ पे समझना है कि हमारे देश में बहुत सारे सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। डिजिटल डिवाइड एक बहुत
बड़ी और अहम मुद्दा है यहाँ पे। और डिजिटल डिवाइड क्या है, मैं इसके ऊपर थोड़ा बात करना चाहूंगा। लोगों को ये लगता है कि मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन है तो मैं डिजिटली एम्पावर्ड हूँ, उसके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है मतलब वो डिजिटली एम्पावर्ड नहीं है। लेकिन ये इतना सरल नहीं है। डिजिटल डिवाइड का दो आयाम है। एक होता है कि सोचो कि किसी एक स्टेट में 100 लोग हैं, उनमें से 50 लोगों के पास इंटरनेट कनेक्शन है, 50 लोगों के पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। ये एक तरीके का डिजिटल डिवाइड हुआ। जो दूसरा डिजिटल डिवाइड है जिसके ऊपर लोग कुछ ज्यादा सोचते नहीं है, वो ये है कि 50 लोगों के पास इंटरनेट कनेक्शन है मगर उनको ये नहीं पता कि उस इंटरनेट को मैं कैसे यूज करूं। So I have internet connectivity, but I am not literate enough to use internet properly in a better way that can eventually benefit me. तो ये एक बहुत अहम मुद्दा है यहाँ पे, और ये डिवीजन हमारे देश में प्रीडोमिनेंट है, अभी भी है, आगे भी रहेगा, और ये बहुत ही एक्यूट स्टेज में है। तो इट्स क्वाइट नेचुरल दैट द ऑनलाइन एजुकेशन विल आल्सो बी अफेक्टेड इन अ डाइवर्स वे। ठीक है सर, आपके जवाब से फिर हम आगे बढ़ते हैं। और सर, मैं दूसरा सवाल ये रहेगा कि हम 2020 से ही ये ऑनलाइन सिस्टम को लेके चल रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन वगैरह को लेके चल रहे हैं। तो सर 1.5 साल हो गए, आपको क्या लगता है कि हमारा जो शिक्षा जो ऑनलाइन जो एजुकेशन है ये कितना कारगर रहा है अब तक? देखो, 19वीं सेंचुरी यूरोप का जो थिएटर और सर्कस था, वहां पर एक बहुत फेमस कहावत हुआ करता था। ठीक है, वो कहावत ये थी कि नो मैटर व्हाट हैपेंस द शो मस्ट गो ऑन। ठीक है, तो ये आज की डेट में बहुत पर्टिनेंट है। अब देखो, पोस्ट कोविड फेज में ऑनलाइन एजुकेशन ये एक वक्त की जरूरत हो चुकी है, ये तो हमको समझना पड़ेगा। ओके, इट हैज बिकम द नीड ऑफ द आवर, क्योंकि हमको ये नहीं पता कि स्कूल और कॉलेज जो है वापस से कब ये ओपन होगा, कब जाके ये परिस्थिति जो है ये नॉर्मल होगी। लोग न्यू नॉर्मल कहते हैं, मुझे इस टर्म से बहुत आपत्ति है। ये नॉर्मल नहीं हो सकता, इट कैनॉट बी नॉर्मल। अच्छा होता अगर लोग कहते इसको न्यू एबनॉर्मल। ठीक है, लेकिन मैं इस देश का पॉलिसी मेकर नहीं हूँ। जो लोग पॉलिसी मेकर है वो लोग टर्म सेट करते हैं, तो हमको उसी के साथ चलना पड़ता है। लेकिन सिचुएशन फिर से नॉर्मल कब होगा ये हमको पता नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऐसा स्थिति उत्पन्न होती है कि एक लंबा समय के लिए बच्चों का जो पढ़ाई लिखाई है इसमें छेद आ सकती है। ठीक है, और छेद आने से एक उल्टा प्रभाव भी होता है, क्योंकि लंबे समय तक मैं एक एक्टिविटी में नहीं हूं। मैं लंबे समय तक सोचो कि मैं बैठा हुआ हूं, मैं चल नहीं रहा हूं, तो क्या होता है एक टाइम पे जाके ये भी बहुत मतलब एक डिसबैलेंस होता है। तो रेस्ट भी चाहिए, एक्टिविटी भी चाहिए, ये दोनों में एक बैलेंस होना जरूरी है। तो एक लंबे दौर के लिए सोचो कि कोई एक रेगुलर प्रैक्टिस, रेगुलर एक्टिविटी अगर बंद हो जाता है तो उसका भी बुरा असर होता है। तो यहाँ पर ऑनलाइन एजुकेशन कुछ हद तक एक आपातकालीन सॉल्यूशन हम इसको कह सकते हैं। जी सर, आपके जवाब से ही एक और सवाल मेरा आया कि हमें हमारे देश में ऐसे भारी मात्रा में जो लोग हैं, जैसे आपने कहा उनके पास लैपटॉप कंप्यूटर अवेल करना तो दूर का बात है, एक फोन स्मार्टफोन भी खरीदना, अफोर्ड करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर स्मार्टफोन मान लीजिए कैसे भी करके अगर खरीद भी लेते हैं तो रेगुलरली इंटरनेट मुहैया करवाना ये तो बहुत ही मुश्किल है। तो इंटरनेट का जो अभी दौर चल रहा है, इंटरनेट मुहैया कराना काफी मुश्किल हो गया है। तो सर उन बच्चों का फ्यूचर क्या है? 2 साल से तो उनका पढ़ाई लिखाई बंद हो गया, आगे उन बच्चों का क्या होगा? एज अ प्रोफेसर आपको क्या लगता है? फिर से मुझे वो यूनिसेफ का रिपोर्ट से थोड़ा मुझे और 2 लाइन यहाँ पर मैं कोट करना चाहूंगा। वहां पर आगे बोला जा रहा है कि दिस इज अ यूनिवर्सल क्राइसिस एंड फॉर सम चिल्ड्रन द इम्पैक्ट विल बी लाइफ लॉन्ग। ठीक है, अब मैं कौन हूँ यहाँ पे? यूनिसेफ एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया के मतलब सोच लो ये डेवलप्ड कंट्री हो या फिर डेवलपिंग कंट्री हो, जो टर्म लोग यूज करना पसंद करते हैं डेवलपिंग कंट्री। ठीक है, तो
हर देश में काम करता है। तो उनका जो रिपोर्ट है, ये डेटा कलेक्ट करते वक्त मतलब हर एक देश से ही ये लोग सैंपल उठा के कलेक्ट करते हैं। तो कोई भी चीज अगर वो अपने ऑफिशियल वेबसाइट में डाल रहे हैं, इसका मतलब है उन्होंने इस चीज को ऑब्जर्व किया है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट वर्ड है लाइफ लॉन्ग, एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। आगे चल के इसी रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि दे आर एक्सपेक्टेड टू बी मोस्ट डैमेजिंग फॉर चिल्ड्रन इन द पुअरेस्ट कंट्रीज and in the poorest neighborhoods and for those in already disadvantaged or vulnerable situations। ये जो कोटेशन है, पूरा सिनारियो जो है हमारे सामने एकदम खुल के रख रहा है। ठीक है, मैं पर्सनली नहीं सोचता कि हमारा देश गरीब है। इंडिया इज अ पुअर कंट्री। मुझे इस बात से थोड़ा एतराज है। इंडिया पुअर कंट्री नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे दुनिया में जितने सारे बिलियनियर्स हैं, उनमें से कुछ लोग हमारे देश में भी रहते हैं। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा आपत्ति है। लेकिन हाँ, एक जगह पे मैं जरूर एडमिट करूंगा, इंडिया इज अ कंट्री विथ अ लार्ज एरिया ऑफ पुअरेस्ट नेबरहुड्स। A large area with poorest neighborhoods। Okay, I would like to repeat this। देखो, मैं तुमको एक कुछ आंकड़ा यहाँ पे बता रहा हूँ। ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल आंकड़ा नहीं है, ठीक है। ये नॉन गवर्नमेंट डेटा कंपाइलेशन वेबसाइट है, इसका नाम है मैक्रो ट्रेंड्स। तो इस वेबसाइट के हिसाब से 1951 में हमारे देश में टोटल पॉपुलेशन का 47% precarious poverty stricken condition में था। तो 47% of the total population in the year 1951 was poor, utterly poor। 2011 में आके ये 47% बना 87% of the total population। तो तुम समझ सकते हो हालत कहां तक गई है। 2021 का इंडिया में सेंसस अभी तक हुआ नहीं। ऑब्वियसली पैंडेमिक के वजह से सब कुछ के ऊपर इफेक्ट आया है। 2021 में भी सेंसस होनी थी, लेकिन उसका रिपोर्ट आया नहीं। शायद आ जाएगा, इसमें डिले हो रहा है, लेकिन आगे चल के आ जाएगा। मगर जो हमारे बुद्धिजीवी है, इकोनॉमिस्ट जिसको हम कहते हैं, अर्थनीति के विषय में जो लोग एक्सपर्ट है, उनका ये कहना है कि हमारे देश में मास स्केल इंक्रीज होगा पॉवर्टी में। There will be a mass scale increase in poverty due to pandemic, and the factors that will contribute to that mass scale increase are high unemployment, okay, rapid increase in fuel price, ये तो न्यूज में चर्चा में है आजकल, ठीक है, and low consumption expenditure due to rapid food price hike। क्योंकि फूड प्राइस का जो है ना, वो बहुत भारी मात्रा में डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। तो ऑब्वियसली लोग अपने डेली बजट में कट करेंगे। सबसे पहले मैं वापस मुझे वो अब्राहम मैस्लो का जो हायरार्की ऑफ नीड है, वहां पे हमको थोड़ा यहाँ पे चर्चा करना पड़ता है कि बेसिक नीड में मेरा आता है फूड, सेफ्टी एंड शेल्टर, ठीक है। और हमारे पश्चिम बंगाल में एक आध्यात्मिक गुरु हुआ करते थे, श्री रामकृष्ण परमहंस। उनका ये कहना था, भूखे पेट में कोई साधना नहीं होता है, ठीक है, भूखे पेट में कोई साधना नहीं होता है। तो क्वाइट ऑब्वियसली यहाँ पे सिचुएशन कैसा है पूरा हमारे सामने क्लियर है। तो मैं वही बता रहा था कि बहुत सारे ऐसे गरीब घर है, गरीब घर के बच्चे हैं, जिनके लिए ये एक यूटोपिया है कि मेरे सामने ये सिचुएशन है। हाँ, अभी लैपटॉप खरीदूंगा, स्मार्टफोन खरीदूंगा, फिर उसके जरिए मैं ऑनलाइन क्लास करूंगा। मुझे 4G नेटवर्क मतलब 500 रुपया 600 रुपया का मुझे रिचार्ज करना पड़ेगा, नहीं तो मेरा क्लास नहीं होगा। क्योंकि एक दिन में सोचो कि 3 क्लास या फिर 4 क्लास हो रहा है, स्क्रीन शेयर करना पड़ता है। तो नेचुरली वहां पे एक डेटा कंजम्पशन का चीज है। हाँ, अब अर्बन सेक्टर में ये रूरल सेक्टर का प्रॉब्लम है। अब अगर मैं अर्बन सेक्टर की ओर देखूं, ठीक है, यहाँ पे इतने सारे लोग इतना स्किलफुल नहीं है कि मैं वर्क फ्रॉम होम एंड वर्क फॉर होम, मैं घर में टू अंडरस्टैंड दोनों में बैलेंस कर सकूं। माहौल का एक बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है लोगों के। अगर घर में बैठ के ऑफिस का काम हो जाता सच में,
तो लोगों को इतना पैसा खर्च करके इतने सारे ऑफिस का बिल्डिंग बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। इतना पैसा खर्चा करके राइटर्स बिल्डिंग, नवान्न और भी बहुत कुछ है हमारे देश में, ठीक है, दिल्ली का जो कैपिटल का जो एरिया है, तो ये सब इतना खर्चा करने की, बाईपास की तरफ, कोलकाता में बाईपास की तरफ देख लो तुम, कितने सारे मतलब बिल्डिंग्स बन रहे हैं, सब डेकोरेटिव ऑफिस वगैरह। तो ये ऑफिस को घर से अलग करने की क्या जरूरत थी? लोग जो पर्सनल बिजनेस करते हैं वो लोग भी घर में अपना ऑफिस नहीं रखते। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये एक अलग टाइप का मेंटल वर्क है, और घर में रहूंगा, मेरा एक अलग माहौल है, यहाँ पर भी बहुत सारा घर का काम होता है, तो दोनों में आपस में टकराव ना हो। बिल्कुल। ठीक है, तो जैसे दोनों में आपस में टकराव होता है ना, वैसे क्या तैयार होता है? स्ट्रेस। सोशल एजुकेशन जो है ना, एजुकेशन का सबसे प्राइम इंपॉर्टेंट एरिया होता है सोशल एजुकेशन। अगर मेरा सोशल एजुकेशन ही पूरी तरीके से हैम्पर्ड है बिकॉज ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग, लोग कहते हैं इस टर्म को, इसमें भी मुझे आपत्ति है। फिजिकल डिस्टेंसिंग एक अच्छा वर्ड होना चाहिए था, लेकिन पता नहीं है कहाँ से ये पॉपुलर वर्ड बन गया सोशल डिस्टेंसिंग। एनीवे, सोशल डिस्टेंसिंग कह लो, फिजिकल डिस्टेंसिंग कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ है? सोशल लर्निंग हैम्पर हुआ है, हो रहा है, पता नहीं कब तक होगा, और खास करके बच्चों के ऊपर इसका असर बहुत भारी मात्रा में है। सर बच्चे तो हैं, खास टीचर्स के ऊपर भी इसका खासा असर पड़ा है। सर हम नए नए टेक्नोलॉजी आजकल आ रहे हैं, हम सब उसे ग्रहण भी कर रहे हैं, लेकिन ये जो नया टेक्नोलॉजी है ये आप टीचर्स के लिए अपनाना कितना मुश्किल हो गया है। दो बिल्कुल वो एक इन्वायरमेंट, जैसे आपने कहा, ब्लैक बोर्ड और चौक वाला जो क्लास था, उससे भी अलग आकर के फोन वाला जो क्लास हो गया है, या लैपटॉप कह लें, स्क्रीन वाला भी कह सकते हैं, स्क्रीन वाला जो क्लास हो गया है, इसको अपनाना आपके लाइफ में, आप टीचर्स के लाइफ में कितना इफेक्ट पड़ा है इस चीज का? पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि जो कंप्यूटर साइंस का टीचर है और जो लैंग्वेज एंड लिटरेचर का स्टूडेंट जो टीचर है, ठीक है, ये दोनों का टेक्स्ट भी हो। You are teacher of language and literature, so definitely your expenditure in handling technologies, your experiences in handling technologies and my skill and experience in handling technologies, both will be different. ठीक है, तो ये हो गया एक डिवाइड। ओके, दूसरा ये है कि देखो बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो अपने रिटायरमेंट की एज तक आ चुके हैं, 1-2 साल में रिटायर कर जाएंगे या फिर 4-5 साल में रिटायर कर जाएंगे। उन्होंने अपनी करियर के शुरुआत से लेकर आज तक उनका एक लंबा प्रैक्टिस रहा है कि क्लासरूम में फेस टू फेस कम्युनिकेशन के जरिए टीचिंग को प्रैक्टिस करना। ठीक है, अब अगर आज के डेट में हम अचानक ओवरनाइट हम उनसे कहेंगे कि देखिए आपको ये सीखना है, ठीक है, गूगल मीट में किस तरीके से अटेंडेंस को ऑटोमेटिकली सेव करना है, ठीक है, उसको क्लाउड में अपलोड करके उसका डेटा कंपाइल करके, ठीक है, और उसको आपको एक मतलब उसका क्या नतीजा निकल रहा है आपको एनालिसिस करना है। सो इट विल बिकम चैलेंजिंग ऑटोमेटिकली फॉर देम आल्सो। ठीक है, तो ये एक सिचुएशन है, ये एक डिवीजन है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी को हैंडल करने के लिए जो स्किल होना चाहिए ये अलग अलग टीचर्स का अलग अलग होगा, ये नेचुरल है। ठीक है, यहाँ पे एक डिवीजन है। दूसरा चीज ये है कि जो मैंने पर्सनली फील किया है, जो चैलेंजेस, देखो क्लासरूम कम्युनिकेशन में ना एक फिजिकल प्रॉक्सिमिक्स एंड काइनेसिक्स का एक बहुत बड़ा भूमिका होता है। ठीक है, काइनेसिक्स मतलब बॉडी मूवमेंट हो गया, प्रॉक्सिमिक्स मतलब डिस्टेंस बिटवीन द कम्युनिकेटर एंड द रिसीवर। ठीक है, इनका एक बहुत बड़ा भूमिका होती है यहाँ पे। तो जब वो नहीं होता है, जब बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट नहीं होता है, तब ये समझने में टीचर को बहुत मुश्किल हो जाता है कि जो स्टूडेंट है, ठीक है, वो कितनी हद तक इस डिस्कशन को ले पा रहा है या फिर यहाँ पे कितना पार्टिसिपेट कर रहा है। ओके, सो टीचर्स आर नॉट एबल टू पॉन्डर अपॉन स्टूडेंट्स कॉग्निटिव रिसेप्टिविटी, दैट इज अ चैलेंज। बीइंग अ कॉलेज टीचर, ये मैंने महसूस किया है अभी तक, और ये मेरे लिए अभी भी चैलेंजिंग ही है मैं कहूँगा। लेकिन मैं श्योर हूँ
मेरे जैसे हर कोई स्ट्रगल कर रहा है इस चीज से, और हर कोई सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। जी सर, जब ये कोरोना पीरियड खत्म हो जाएगा, उसके बाद टीचर्स को और स्टूडेंट्स को वापस पुराने वाले जो दौर है उसमें लौटने में कितना आसानी रहेगा? एक टीचर के हिसाब से आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, कितना आसान होगा ये कहना तो मुश्किल है, मगर कितना मुश्किल होगा शायद मैं ये कहने का कोशिश कर सकता हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डोंट नो व्हेन दिस कोरोना पीरियड विल बी ओवर। दूसरी बात यह है, आगे चल के कौन सा नया वायरस फिर से ये सिचुएशन लाके खड़ा कर देगा, इसके ऊपर भी हम लोग श्योर नहीं है। हर रोज न्यूज खोलता हूँ, कोई नया नया बीमारी का नाम सुनाई देता है। ठीक है, कोरोना तो चल रहा है, उसका थर्ड फेज, हमारे कोरोना का जो थर्ड फेज है वो सर के ऊपर ऐसे मंडरा रहा है। ठीक है, तो उसी के साथ साथ जैसे कि ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस के बारे में बात आ रहा था, अभी रिसेंटली जीटा वायरस के बारे में बात किया जा रहा है, जो कि ठीक है, तो पता नहीं आगे चल के ये सब क्या क्या होगा। तो इंसान का अपना कर्म है, उसका जो भर जाना है वो तो भरना पड़ेगा हम सबको। ठीक है, ये एक चीज हो गया। दूसरी बात ये है कि ये हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आगे चल के परिस्थिति और भी बिगड़ेगी स्वाति। ठीक है, हालात दिन के दिन बिगड़ेगी, तो हमको साइकोलॉजिकली इसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ठीक है, 3 चीज यहाँ पर हो सकता है। क्या? एक तो पूरा कंप्लीटली ऑनलाइन क्लास ही रहेगा जैसे कि हम भी चल रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि हम लोग वापिस फिजिकल क्लासरूम में शिफ्ट कर जाए, ये सब कुछ खत्म हो जाने के बाद। एक तीसरा परिस्थिति भी हो सकती है जहां पे मिक्स लर्निंग का माहौल रहेगा, मतलब कि एक कुछ परसेंटेज होगा जहां पे फिजिकल क्लासरूम होगा और कुछ ऑनलाइन क्लास होगा। ठीक है, तो ये तो जो हमारे देश के महान पॉलिसी मेकर्स है उन्हीं के इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लोग कौन सी चीज को इम्प्लीमेंट करना ज्यादा पसंद करेंगे। यहाँ पर मेरा राय देना या ना देना दोनों ही लगभग एक ही चीज हो जाएगी। ठीक है, तो मैं एक चीज यहाँ पे कहना चाहूंगा कि देखो, एडेप्टिबिलिटी जो होता है ना इंसान का, एडेप्टिबिलिटी मतलब कोई एक चेंज हो रहा है, उसके साथ में कितनी जल्दी मैं अडेप्ट कर रहा हूँ, ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। कोई बहुत तेजी से अडेप्ट कर लेता है, किसी को बहुत टाइम लगता है धीरे धीरे अडॉप्ट करने के लिए, और ऐसा कोई होता है जो बैलेंस्ड होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमको ये समझना है कि एडेप्टिबिलिटी जो है ये वैरी करता है पर्सन टू पर्सन। ओवरनाइट मैं आज मेरा एक सिस्टम है, ओवरनाइट मैं किसी दूसरे सिस्टम में स्विच कर जाऊंगा, वापस एक और सिस्टम में आऊंगा, वापस एक दूसरे सिस्टम में इससे हालात बिगड़ती है। ठीक है, अगर हिस्टोरिकली हम देखेंगे ओवरनाइट जो चेंजेस हुए हैं आज तक इतिहास में, ठीक है, वो हमारे लिए फायदे से ज्यादा नुकसान ही लेकर आए हैं। हाँ, तो ये एक चीज है, हमको साइकोलॉजिकली प्रिपेयर्ड रहना होगा जितनी हद तक हम रह सकेंगे। कोई भी परिस्थिति हो, चाहे बदलाव आए ना आए, हमें उनका डटकर मुकाबला करना पड़ेगा जब तक हम कर सकेंगे। जी, तो सर ये टीचर्स और स्टूडेंट्स की बात हो गई। अब हम अगर कॉलेज और स्कूल के मैनेजमेंट की बात कर लें तो बहुत सारे ऐसे हमारे कोर्सेज हैं हमारे पढ़ाई में जिसमें प्रैक्टिकल पे ज्यादा हमें फोकस करना पड़ता है। थ्योरी तो ठीक है चलेगा, लेकिन प्रैक्टिकल पे ज्यादा फोकस करना पड़ता है। कॉलेज स्कूल में कंप्यूटर लैब है, कॉलेजेस में लैब का तो अभी कह दिया गया है कि प्रैक्टिकल के लिए अब वो आ सकते हैं बच्चे, लेकिन और सब कोर्सेज में लैब वगैरह बंद है। लेकिन फिर भी जो कोई बहुत सारे ऐसे स्कूल कॉलेजेस जिन्होंने स्टूडेंट्स के पूरे पैसे लिए हैं, जो फीस है वो पूरे लिए हैं, इसके लिए काफी प्रदर्शन भी पेरेंट्स लोगों ने किया है। तो सर मेरा सवाल ये रहेगा कि टीचर्स से भी क्या उनकी सैलरी कट की गई है? अच्छा, तुमने बहुत पर्सनल और कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछ लिया है स्वाति। ठीक है, अब अगर इसके ऊपर मैं बातचीत करूंगा तो पता नहीं कल मेरे खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हो सकता है। ठीक है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा तुम्हारे इस सवाल को जितना हो सके मैं इसका उत्तर दे सकूं। देखो स्वाति, सबसे पहले मैं ये जो मैनेजमेंट वाला सवाल तुमने मुझसे पूछा है कि कोर्स फी मतलब प्रैक्टिकल का फीस वगैरह लिया गया है, मतलब स्टूडेंट्स को लैब में अलाउ नहीं किया जा सका। ठीक है, अब देखो मैनेजमेंट जो चीजों को समझ के
डिसीजन लेता है। इसमें मेरा टिप्पणी कोई भी राय देना या फिर टिप्पणी करना ठीक इसीलिए नहीं होगा क्योंकि मैं मैनेजमेंट का व्यक्ति नहीं हूँ, मैं एकेडमिक्स से संबंध रखता हूँ। ठीक है, तो जीसस क्राइस्ट को कोट करना चाहूंगा, जो जूलियस सीजर का एरिया है वो जूलियस सीजर को ही संभालने दो, मुझे मेरा एरिया संभालने दो। ठीक है, ठीक है। दूसरी बात मैं एक चीज यहाँ पर कहूंगा, जो तुमने सवाल यहाँ पर पूछा है कि हम लोगों के सैलरी में कट हुआ है कि नहीं हुआ है, हुई भी है और नहीं भी हुई है। ठीक है, हाँ ये सवाल थोड़ा अजीब मतलब जो मेरा जवाब है थोड़ा अजीब लग रहा है। हाँ, हुई भी है और नहीं भी हुई है। जब पैंडेमिक का फर्स्ट फेज रहा तब दिक्कतें आई थी, मगर बाद में हम लोगों को एरियर मिला है, वो मुद्दा हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, हाँ लेकिन तकलीफ के टाइम पे तो तकलीफ होती है, ये बात सच है, हर किसी को होती है। लेकिन मैं एक चीज पर यहाँ पर बात करना चाहूंगा जिस चीज को लेके मैं बहुत ही दुखी हो और परेशान हूँ, क्योंकि बिकॉज आई रिप्रेजेंट द फ्रेटर्निटी ऑफ टीचर्स एंड इफ देयर इज इनजस्टिस टू वन टीचर इन दिस कंट्री दैट अफेक्ट्स मी इन अ ग्रेट डिग्री आई वुड से। ठीक है, बहुत सारे ऐसे प्राइवेट स्कूल्स हैं जहां पे जॉब कट किया गया है टीचर्स लोगों का, ऐसी स्थिति में, जो कि मैं कहूंगा ये निंदनीय है। समाज का पतन आज कहां तक चला गया है हमको दिखाई देता है। अब इसके ऊपर बात करने से बहुत लंबी हो जाएगी, तुम्हारी क्वेश्चन से मैं डाइवर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन इफेक्ट तो हर किसी के ऊपर हुआ है, टीचर के ऊपर भी हुआ है। ओके सर, यही सवाल रहेगा, लेकिन अब मैनेजमेंट पे मैं नहीं सवाल पूछूंगी। जैसे प्रैक्टिकल क्लासेस नहीं हो रहे हैं तो यही इसी चीज को लेकर के मैं आगे एक और सवाल पूछूंगी कि सर उन बच्चों का आगे अगर प्रैक्टिकल जिनके लिए प्रैक्टिकल ही मेन होता है, उनका प्रैक्टिकल क्लासेस थ्योरी में होगा तो बहुत जमीन आसमान का फर्क हो जाता है वो शिक्षा ग्रहण करने में। तो आगे अगर अच्छा नौकरी या अच्छा कंपनी में प्लेसमेंट अगर उन्हें लेना हो तो क्या उनके प्लेसमेंट में दिक्कत नहीं आएगी? क्योंकि प्रैक्टिकल तो उन्होंने देखा ही नहीं है, प्रैक्टिकल का जो शिक्षा उन्हें ग्रहण करना है वो अच्छे से उन्हें मिला ही नहीं है, तो आगे क्या उनके जॉब वैकेंसी के वक्त, जॉब प्लेसमेंट के वक्त उन्हें दिक्कत नहीं आएगी? जो बच्चे सीरियस है, जो जिंदगी में कुछ आगे करके दिखाना चाहते हैं, ठीक है, वो अपने आप को इंस्टीट्यूशनल नॉलेज में और ऑनलाइन क्लास से जो नॉलेज मिल रहा है सिर्फ वहीं पे सीमित मत रखें। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल ऑनलाइन क्लास का एक आयाम है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेस हैं, ठीक है, जो इंस्टीट्यूशनल मतलब ऑनलाइन क्लास की तरह नहीं है, जहां पे एनरोल करके अपना सॉफ्ट स्किल डेवलप करने का भी, जैसे कि लिंक्डइन एक उसमें बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेस होते हैं, यूडेमी में बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेस होते हैं, कुछ खास ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। जो लोग मतलब ऑनलाइन क्लास को अफोर्ड कर सकते हैं, ऑनलाइन टीचिंग को अफोर्ड कर सकते हैं, उनके लिए एक ज्यादा एक्सपेंसिव मेरे हिसाब से नहीं है। ठीक है, मैं उन बच्चों के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ जो अभी डिजिटल डिवाइड की वजह से इतना प्रिविलेज कंडीशन में नहीं है। ठीक है, उनके लिए अलग चैलेंजेस हैं, लेकिन जो लोग ऑलरेडी ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, अगर उनको अपना जो स्किल को शार्प कर रहे हैं तो आउटसाइड इंस्टीट्यूशन भी थोड़ा देखें पैरेलली। ठीक है, तो अपना स्किल को डेवलप करना यहाँ पे जरूरी है। अब देखो, इंस्टीट्यूशन ऑनलाइन क्लास में बहुत सारे लिमिटेशंस तो है, ये तो मानना ही पड़ेगा। तो आपके पास स्मार्ट डिवाइस है तो अपना दिमाग को भी थोड़ा स्मार्ट कीजिए और स्मार्ट डिवाइस का थोड़ा स्मार्ट तरीके से उनका फायदा लीजिए। ठीक है, इंस्टीट्यूशन आपको डिग्री देगी, ऑनलाइन क्लास आप लोग कर रहे हैं, एग्जाम होगा, इंस्टीट्यूशन आपको डिग्री देगी, वो जो मार्कशीट है वो भी आपके लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि आपको जॉब में अप्लाई करना पड़ता है, उसके लिए आपके लिए डिग्री जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, लेकिन अपने स्किल को आपको खुद से ही डेवलप करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में जब लैब हमारे सामने नहीं है, एक्सेस नहीं है, तो हम इसको इस तरीके से हम अपना खुद का डेवलपमेंट कर सकते हैं। चिंता मत करो जॉब का, ठीक है, जॉब में तुमको इन हाउस ट्रेनिंग मिल जाएगी। स्टूडेंट को क्या करना है, उस इन हाउस ट्रेनिंग को मैं समझ सकूं, सीख सकूं, इसके लिए अपने आप को थोड़ा अपना जो बेसिक नॉलेज है, बेसिक स्किल है, उसको थोड़ा तुम सीखने की कोशिश करो घर बैठे बैठे। ठीक है,
अब इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। देखो सबको पता है पैंडेमिक का क्या आफ्टर इफेक्ट्स है, ठीक है, तो वहां पर भी रिलैक्सेशन होगा। पूछते हैं सर, अभी इस सप्ताह में एक खबर काफी अगर हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो एक खबर काफी हमें सुनने को मिली है सीबीएसई की एग्जाम को लेकर के। सीबीएसई का जो बार बोर्ड का एग्जाम लेने का फैसला लिया गया है कि एक बार आपका सब्जेक्टिव एग्जाम टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और दूसरी बार ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। हम अगर इंडियन कल्चर को देखें तो हमारे परिवार में परीक्षा सिर्फ एक बच्चे का नहीं होता, परीक्षा माँ बाप का भी हो जाता है। और अगर बोर्ड का एग्जाम करे तो खास करके और बात हो जाती है, सबके पूरा माहौल एक परीक्षा वाला हो जाता है, सबके ऊपर टेंशन हो जाती है। तो साल में 2 बार बोर्ड का एग्जाम होना काफी प्रेशर नहीं बना देगा बच्चों की मेंटल स्थिति पे? देखो ना, ये एक 2-धारी तलवार है स्वाति, हमारे देश में चल रहा है, ठीक है। एक तरफ तो एजुकेशन में हर रोज नया नया बदलाव लाया जा रहा है, ठीक है, फलाने तरीके के एजुकेशनल पॉलिसीज हर रोज एक नया नया इम्प्लीमेंट हो रहा है, पास होके आ रहा है। एक तरफ कहा जा रहा है चलो स्टूडेंट्स का बोझ कम करो, स्ट्रेस कम करो, एंजाइटी डिप्रेशन को कम करो, उनका बोझ कम करो, ठीक है, और ऊपर से ये सब जो तुमने बोला, ठीक है, स्ट्रेस और भी बढ़ाने का जितना मतलब मैकेनिज्म हो सकता है उन सब चीजों को इम्प्लीमेंट करो। तो एक 2-धारी तलवार है, और 2-धारी तलवार में हर एक तरफ से बखराई करता है। अगर मैं सीधी बात में बात करूं, और मैं मतलब तुमसे माफी भी मांग लेता हूं, मैं थोड़ा कड़वा सच बोल देता हूं, ठीक है, इसलिए क्या छोड़ो, एनीवे मैं बोल देता हूं कड़वा सच, ठीक है। तो हाँ, तो क्या बोलूं, इसके ऊपर कोई टिप्पणी करने की रुचि नहीं है, कुछ कह नहीं सकता। बच्चे अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाए, पेरेंट्स उनके साथ रहे, उनकी इस समस्या को समझे, उनके ऊपर और ज्यादा मानसिक दबाव ना दे, स्ट्रेस ना दे उनको, उनकी मानसिक स्थिति को समझे, यही मेरा मैसेज रहेगा पर्सनल। और क्या बताऊं, यही तो चल रहा है चारों तरफ। सर, आज की जो परिस्थिति है इसको अगर हम देखें तो हमारा जो शिक्षा प्रणाली का भविष्य क्या दिख रहा है आपको? सच कहूं तो दिख नहीं रहा है मुझे, बहुत ही अस्पष्ट है ठीक है, इतनी शायद मेरा इतना तजुर्बा नहीं है, या फिर मेरा उतना दूरदृष्टि नहीं है कि मैं इसको देख सकूं, ठीक है। देख भी लूं तो शायद फिर से कोई कड़वा सच बोल दूं। हाँ, तो मुझे धुंधला दिख रहा है, लेकिन काफी लाभदायक होता है। हाँ, लाभदायक होता है, मुझे धुंधला दिख रहा है, और क्या कहूं इससे ज्यादा। इट्स फॉगी, एब्सोल्युटली, ठीक है। मुझे ये नहीं पता, मेरे लिए ये सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है कि कल जो मैं अपने स्टूडेंट्स लोगों को एक नया टॉपिक समझाऊंगा, ठीक है, हर कोई अपना जो ऑनलाइन क्लास में रहेगा, किसी का वीडियो ऑफ रहेगा, बहुत सारे बच्चे एक साथ रहेंगे मेरे क्लास में, मैं ये नहीं देख पाऊंगा कि वो कितनी बात उसकी मैं आई कांटेक्ट नहीं होगा, उसका बॉडी लैंग्वेज में देख नहीं पाऊंगा। मुझे ये समझ में नहीं आएगा कि मेरा कोई एक टॉपिक हर किसी को मैंने इक्वली मैं समझा पाया हूँ कि नहीं, ठीक है। तो मैं इस चीज को लेके इसको लेके मैं बहुत भारी मात्रा में एक धुंधलापन में हूँ, ठीक है। तो हमारा देश का भविष्य देश के नेता लोग जाने, और क्या बोलूं। सर, आपने काफी टिप्पणी भी कर दी इस विषय पे लेकर, ठीक है, सेंसर का आज की जो वार्तालाप हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सर, आपने बहुत हमें वक्त दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और एक मेरा भी धन्यवाद तुमको, मुझे बात करने का मौका देने के लिए, ठीक है। तो सुना आप लोगों ने, ये ऑनलाइन एजुकेशन का हमारे एजुकेशन सिस्टम पे कितना भारी प्रभाव पड़ा है। ऑनलाइन एजुकेशन अगर किसी के लिए सकारात्मक है तो किसी के लिए नकारात्मक भी है। हमें दोनों पक्षों को देख करके बात करनी चाहिए, और शिक्षा एक ऐसा मुद्दा है जिस पे सभी को बात करनी चाहिए, सभी को सोचना चाहिए। आशा करती हूँ आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो अभी इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि ऐसे नए वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलते जाए। धन्यवाद।